नमस्कार। रूबरू की इस कड़ी में शख्सियत के इस अंक में आज एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, दिल्ली रंगमंच का एक जाना माना चेहरा है। फिल्मों से जुड़ी हैं, टेलीविजन से जुड़ी हैं और अदाकारी में उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। बात कर रही हूँ प्रतिमा कानन जी की। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आवाज नहीं आ रही जी प्रतिमा जी, आवाज आपका माइक म्यूट तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही आपका माइक? माइक आपका? हेलो हेलो, आपका माइक या इसको हटा दीजिए एक बार, जो आपने लगाया है एक बार हटा के देखिए, आवाज आ रही है? आ गई ना? जी। बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे शो में। फिर से चली गई आवाज। हेलो। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो ये तो चीजें हो जाती हैं कई बार। एक बार फिर से आप कोशिश करिए। आवाज आ रही है प्रतिमा जी? आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हमारे जो बैक स्टेज टीम है एक बार देख लें। हेलो, आपकी मेरी आप आवाज हैं आ ये रही है? पंकज? मुझे नहीं आपकी आ रही आवाज बिल्कुल आ रही है। आ रही है। मैम अब दोनों की आप, आवाज आ रही है हमें। लेकिन हमें तो आवाज आ आनी रही चाहिए है। ना बेटे एक दूसरे की। अब हाँ, ठीक मैम हुई को है। आनी चाहिए आवाज। काजल मैम कुछ बोलो आप। काजल मैम का नेट अटक गया। फेसबुक पे गए आप? फेसबुक पे यही तो है सेटिंग। ये क्या है, रूबरू ही है ना? ROBROO। हेलो मैम, आपको मैं सुनाई दे रही हूँ। आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक गॉड भगवान का। ये जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि हम रूबरू बात नहीं कर रहे। लेकिन आज का जैसा वक्त चल रहा है उसमें इस तरह की छोटी मोटी जो चीजें होंगी इसको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ है उनकी लाइफ से जो जुड़ी इंस्पिरेशनल बातें हैं वो सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में। तो आप दिल्ली रंगमंच का एक बहुत बड़ा चेहरा रही। तो मैं चाहूंगी कि जो आपकी जर्नी है वो आप हमसे शेयर कीजिए, जो यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हमें देख रहे हैं खासकर उनके लिए, जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। देखिए जर्नी तो बस क्या बताऊं, सब जानते ही हैं, मैं क्या बोलूं। बहुत अच्छी जर्नी रही और थिएटर से बहुत कुछ सीखा। और यह है कि इतनी इंटरेस्टिंग रही है कि सीखने सीखने में कब इतने साल गुजर गए पता ही नहीं चला। और उस वक्त जो थिएटर होता था वो अपने आप में बहुत एक, मैं तो कहूंगी कि एक माइलस्टोन टाइम था वो। इतना जबरदस्त पीक पे उस वक्त थिएटर जोरों पर था। और पर यह भी था कि उस समय लड़कियों का थिएटर में आना तो मोस्टली आपको पता ही है, घर वाले तो मना ही करते थे। लेकिन उसके बावजूद जद्दोजहद करके हम थिएटर में आए और बहुत ही लगन से हमने थिएटर किया। और उस वक्त हम लोगों को ये नहीं होता था कि हमें स्क्रीन पे आना है या जो भी है। थिएटर का एक जुनून अपने में इतना बड़ा था, जितने टाइम थिएटर किया बस थिएटर किया, कभी हमें स्क्रीन ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। तो ये अच्छी जर्नी है और खूब नाटक किए और ऊपर वाले की कृपा रही कि तारीफें भी मिली और नाम था उस वक्त थिएटर में, दिल्ली में काफी नाम था। बस इतना, क्या बोलूं। आप क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब देती हूँ। जी बिल्कुल, युवराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लिख रहे हैं युवराज जी कि ये मेरी छोटी बहन को बुलाने के लिए शुक्रिया। उन्होंने हमारा हाँ हम युवराज भाई।
तो बहुत सारे हमसे लोग जुड़े हैं, उपेंद्र नाथ रैना जी जो आकाशवाणी से नाम है, बहुत सारे लोग, बहुत बहुत स्वागत सभी का। अरुणा जी, विनीता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों से निखिल बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मैं ये चाहूंगी कि जब आपने शुरुआत की तो उस वक्त ये दौर था आई थिंक कि लड़कियों को शायद इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी थिएटर के लिए, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ और मैंने भी थिएटर किया, तो ये कहीं ना कहीं ये रहा है, लेकिन मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं रहा है। तो क्या आपको इस तरह की कोई दिक्कत हुई है कि फैमिली का सपोर्ट ना मिला हो या कुछ ऐसा, और आपने खुद किया हो सारा कुछ ऐसा है? क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। देखिए शुरू में तो ना तो हर पेरेंट्स करता है, क्योंकि कोई जी भी नाटक या एक्टिंग फील्ड में आने के लिए ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ कि उस समय जी किसी के पेरेंट्स इतनी जल्दी आसानी से हाँ करते होंगे। आज का वक्त जी बिल्कुल अलग है, हमारा वक्त बिल्कुल अलग होता था। और आप लोग मतलब हैरान भी होते हैं कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक ही एक बेटी हूँ, और उसके बाद काफी ओपन फैमिली थी, क्रिश्चियन फैमिली से हूँ मैं। तो उन्होंने भी पहले मेरे को बकायदा ना किया, ना शब्द। तो ये कोई मेरे लिए जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन ये है कि एक बहुत शौक था सुन के कि भाई क्या है, तो अगर एक ऑफर आया तो मुझे लगा, मैं तो अपना जिद पे अड़ गई कि मेरे को करना है करना है। तो पेरेंट्स ने हाँ कर दी कि चलो ठीक है, एक नाटक करना चाह रही हो तो कर लो तुम। पर वही होता है, आप जानती हैं कि एक नाटक करने के बाद तो ये कीड़ा ऐसा है कि फिर मुझे नहीं लगता उम्र भर निकलता आप में से। नहीं निकलता, नहीं निकलता। एक बार फिर से स्वागत करूंगी जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं। वैभांशु वैभव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ये जानना चाह ये मैंने मेरी तरफ मुझे से पता, भी सबका स्वागत है, थैंक यू, आप सब जुड़े हैं प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एसआरसी रेपेटरी है, जो उसकी जब शुरुआत हुई, उस टीम में आप भी थी फाउंडर, तो क्या कहेंगी, कैसा अनुभव जी था जब जब बेसमेंट में थिएटर हुआ करता था? देखिए, मैंने 1976 में पहला नाटक किया था, और लगभग दिल्ली की जितनी रेपेटरीज हैं उसमें मैंने काम किया। सबसे पहले शुरुआत करी एलटीजी रेपेटरी, फिर दूसरी जी शुरुआत करी डीएटी रेपेटरी शीला भाटिया जी की। जी जी उस शीला वक्त जी। जब मैं जी शीला भाटिया जी की जब रेपेटरी में थी, तब हमें पता चला कि श्री राम रेपेटरी में मतलब डीसीएम वालों की एक रेपेटरी ओपन हो रही है। तो अपने में बहुत बड़ी चीज थी। एनएसडी के बाद अगर कोई रेपेटरी का रुतबा आ रहा था तो वो श्री राम रेपेटरी का था। तो हमने भी एक्साइटमेंट में अपना वहां अप्लाई कर दिया। तो जब अप्लाई किया तो इंटरव्यू के लिए कॉल आई, वहां पे इंटरव्यू दिया, और काफी इंटरव्यू में लोग बैठे हुए थे। राजेंद्र नाथ जी भी थे, तो राजेंद्र नाथ जी मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर भी थे। तो उस वक्त जो है वो ये देखा जाता था कि एक्टर, एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एक्टर में सिंगिंग, डांसिंग, ये सब आना चाहिए। और मैं 2 साल, क्योंकि 2 से 4 साल मैं पहले कर चुकी थी एलटीजी और डीएटी, तो मेरे को थोड़ा थिएटर का एक एक्सपीरियंस तो हो ही गया था। और थोड़ा बहुत गाना भी गा लेती थी, शौकिया गाती थी। पर डांस में मैं आज तक मतलब सबसे बहुत पीछे हूँ। मतलब मैं डांस का नाम आता है तो हमेशा शुरू से लेकर आज तक मतलब मैं घबरा जाती हूँ। ऐसा नहीं है, थिएटर में होता तो करना भी पड़ता है, क्या करें, लेकिन बस मैं बहुत घबराती थी। तो इस तरह मेरा एलटीजी श्रीराम रेपेट्री में, फर्स्ट रेपेट्री में, तब उस वक्त जो सेलेक्ट हुए थे, शेखर सुमन थे हमारे साथ, मैं थी, और नीरज कुमार जो हमारे दिल्ली के ट्रैफिक के वो रह चुकी है, उनकी पत्नी थी, सुमन अग्रवाल थी। तो हम 10 लोगों की टीम सेलेक्ट हुई थी। तो अपने में एक बड़ा हंगामा था कि श्री राम रेपेटरी ओपन हुई है, और मुझे याद है अच्छी तरह पहला प्ले हमारा पगला घोड़ा था, तो हमने वो किया था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एनएसडी के कई लोग हमारा नाटक देखने आए थे, और उनमें विजय कश्यप भाई है, उन्होंने ये कमेंट दिया था कि अब लग रहा है कि एनएसडी के टक्कर पर कोई रेपेटरी खड़ी हुई है। क्या बात, तो इस क्या तरह बात, क्या बात! बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो मैं ये जानना चाहूंगी, पैशन अगर हो, डेडिकेशन हो, तो आप किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी है जी, कि पैशन हो। ये तो है।
ये तो बहुत जरूरी है। पैशन, जुनून, जो थिएटर वही कर सकते हैं जुनून जिसमें पागलपन हो थिएटर जुनून करने जुनून बहुत में। जरूरी है किसी, इवन बहुत थिएटर जरूरी के लिए ही नहीं, मतलब हर फील्ड के लिए आपका जब तक जुनून नहीं होगा किसी काम को करने में, तो पूरी सक्सेस जो कहते हैं ना, पूरी तरह से कोई चीज को पाना, वो नहीं हो पाती। जी। आपने फ़िल्में की हैं, आप टेलीविज़न से जुड़ी हैं, आप रंगमंच से जुड़ी हैं। तो ये जानना चाहूँगी मैं, जो एक भूख होती है, जो आपकी जो क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन होती है, उसको जब पूरा करते हैं, तो आपको क्या लगता है, कहाँ सबसे ज़्यादा वो भूख मिट जाती है? क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? फ़िल्मों से, सिनेमा देखिए से, टेलीविज़न से, या जी, 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 या रंगमंच? देखिए रंगमंच जो ऐसी चीज है जो आपकी नींव को पुख्ता करता है, और वहां पे जो कहते हैं ना, एक जो आपने शब्द लिया भूख, वहां इसलिए ज्यादा संतुष्टि होती है क्योंकि ऑडियंस हमारे सामने होती है, क्यों हमें हाथ के हाथ हमारे काम का एक रिएक्शन मिलता रहता है और हमको पता चलता रहता है, हमारा और हौसला बुलंद होता रहता है। वो बिल्कुल एक अलग फीलिंग है। रंगमंच अपनी एक अलग फीलिंग है। अब जैसे विवांशु ने अभी कहा है कि उस पीढ़ी के सब लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती थी, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी ना सुननी पड़ती थी घर से। तो ये मेरा कहना है कि वो जद्दोजहद पार करते हुए जब हम पहुंचते हैं और हमें वहां पे सक्सेस मिलता है, क्योंकि पहली मंजिल तो मतलब अगर थिएटर के लोगों की बात करेंगी तो रंगमंच से ही शुरू होती है, उसके बाद टीवी या फिल्म वगैरह आती हैं। अब टीवी और फिल्म का यह है कि आप आपके प्रोग्राम में रूबरू तो आप ऑडियंस से नहीं हो पाते, है ना। जब कभी आप कहीं मॉल में जाते हैं या कहीं किसी शादी में गए या कहीं भी सड़क पे निकले कुछ, तो लोग आपको जब देखते हैं पता, तब आप हमको पता चलता है कि अच्छा भाई हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो है, लोग हमारा शो देखते हैं। लेकिन रंगमंच एक ऐसी चीज है कि इतना ज्यादा ऑडियंस से जुड़ाव होता है कि आप ऑडियंस की एक एक रिएक्शन को, और ऑडियंस हमारे को इतना समझती है कि इतना जुड़ जाते हैं हम। अगर कभी जिस जगह मतलब आप देखिए कि लाफ्टर आना है या कुछ होना है, नहीं आता, तो हम एक्टिंग करते करते थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार क्या हुआ, लाफ्टर नहीं आया, यार क्या बात है। और साथ साथ जब ऑडियंस कई बारी आप बिलीव करेंगी कि रोती भी है, तो हमें सामने सब लोग दिख रहे होते हैं, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन थिएटर में आपको मिलता है, फिल्म और टीवी की बात अलग है, वो एक अलग तरह का फेम है, एक अलग तरह की बात है। पर मुझे लगता है कि रंगमंच के सभी कलाकार ये सोचते होंगे कि काम करने का जो एक सेटिस्फेक्शन है वो थिएटर से ही रंगमंच पे ही ज्यादा मिलता मिलता है। जो लाइव परफॉर्मेंस होती है, आप अपने दर्शकों के रूबरू होते हैं, और जिनकी क्लैपिंग जो होती है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है, जब आपकी है। यस, परफॉर्मेंस को देख के खड़े हो जाते यस, हैं लोग। तो ये यही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर हम रूबरू बात करें तो वो कितना, उसमें कितना असर होगा, जो हम डिजिटल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, ये असर, ये फर्क होता है। तो अभी आपने हमें एक से बढ़, आजकल जी, जी, अभी जी, इतना जी, अच्छा लगता है कि जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे या हम लोग बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ फिर से मतलब रंगमंच को लेके अपनी ऑडियंस से, पुरानी ऑडियंस से, पुराने लोगों से जुड़ रहे हैं। जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे एक से बढ़कर एक किरदार किए हैं, चाहे वो उतरन हो या फिर गदर हो या फिर एक हसीना थी या बदलापुर थी, एक से बढ़कर डिफरेंट वैरायटी। तो कोई रंगमंच पे मैं यहाँ आती हूँ वापस, कि कोई ऐसा किरदार प्ले जो आपके दिल के बहुत करीब हो, रंगमंच में की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, थिएटर की अगर मैं बात करूँ, कि कोई ऐसा किरदार कि आपको लगा वाक़ई ये तो दे, देखिए काजल, मैं मतलब ऐसे में अपने थिएटर के टाइम की अगर आप बात करें, मैं किसी भी किरदार को ऐसा नहीं बोल सकती कि वो मेरे करीब नहीं था। लगभग जी। मतलब सारे नाटक, और उसमें पगला घोड़ा देख लीजिए, उसमें अंजी हुँ, देख लीजिए, आषाढ़ देख लीजिए, आधे अधूरे देख लीजिए, हाउस ऑफ बर्नाडा हुआ था, दिन के अंधेरे, वो देखिए, गधे की बारात, उधर खूबसूरत बहू, मतलब ऐसा कुछ, किसी को सखा राम बाइंडर, ऐसा कुछ भी सही। मैं नहीं बोल सकती कि मतलब आधे अधूरे की मैं। अगर बात करें, आधे अधूरे पे मैं आती हूँ, उसका तो बिल्कुल था कि प्रतिमा जी और आधे अधूरे। तो मैं वो जानना चाहूंगी, जो लोग हमें देख रहे हैं, खासकर यंग थिएटर प्रैक्टिशनर, उनके लिए मैं ये बात जानना चाहूंगी कि बस आधे अधूरे और प्रतिमा जी एक दूसरे के पूरक। देखिए ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, क्योंकि ये नाटक इतना खेला जा चुका है काजल, इतना मतलब, और बड़े से बड़े सीनियर एक्टर ने ये नाटक किया है। लेकिन मैं सच बताऊं कि जब हमारा वाला आधे अधूरे हुआ, त्रिपुरारी जी ने किया,
तो इंटरप्रिटेशन उन्होंने चेंज करी इसकी, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आधे अधूरे में सावित्री लोगों को थोड़ा नेगेटिव लगती है, लेकिन त्रिपुरारी जी का एक ये था कि मुझे सावित्री को नेगेटिव नहीं दिखाना, मुझे बिल्कुल ऐसे दिखाना है कि एक औरत को दुनिया गलत समझती है लेकिन वो है पॉजिटिव, मतलब वो अपने में एक, मतलब वो चीज आनी चाहिए प्रतिमा इस कैरेक्टर में। तो कईयों ने, बहुत लोगों ने कमेंट दिए कि हमने जो किया आधे अधूरे, वो अपने में वैसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं क्या, बहुत सुनने को मिलता है। ऑफ कोर्स जिन्होंने हमसे पहले किया है वो भी अपनी एक छाप छोड़ गए हैं अपना, मैं उनसे कोई ऐसी बराबरी वाली बात तो कभी कोई कर ही नहीं सकता है कि जो उन्होंने किया मैं कह दूं कि भाई, लेकिन ये जरूर है कि उसके बावजूद हमारे टाइम में जो हमारे साथ आधे अधूरे हुआ उसकी बहुत सराहना हुई थी, बहुत ज्यादा तारीफ मिली थी उसको पेपरों में, मतलब इतनी तारीफें सब कुछ। और मैं वो दिन नहीं भूल सकती हूँ, पहला शो था और मतलब ऑडियंस मतलब कैसे मेकअप रूम में आ गई थी, और मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई भी शो होता था, कोई भी शो होता था, पब्लिक इतना आती थी और इतना, मतलब आपको फील होता है ना कि आपकी ऑडियंस जब आकर आपको गले लगती है, या उसकी आंखों में मैं आंसू देखती थी कुछ, तो ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता ही है। जी बिल्कुल। और विभांशु जी ने लिखा है कि आधे अधूरे तो बहुत बाद में आते हैं, उससे पहले के किरदार जो आपने किए थे वो मील के पत्थर हैं। लेकिन मैं आधे अधूरे का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आधे अधूरे मुझे मेरा फेवरेट प्ले है, इसलिए मैंने आधे अधूरे का जिक्र किया। असल बिल्कुल ये में विभांशु या मीना वैभव भी हैं, हेलो मीना, ये सब लोग मेरे साथ थिएटर में ऐसे जुड़े हैं ना कि वो मेरे साथ सबने, हम सब ने जी मिलके काम किया है, वो जर्नी आज सब यहाँ बॉम्बे में है और वो सब जानते हैं कि किस तरह के किरदार मैंने श्री राम में किए हैं। वो सही बोल रहे हैं विभांशु जी के आधे अधूरे तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले पगला घोड़ा, अंजीक, सखाराम बाइंडर, कवि कहानी, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये सारे नाटक श्री राम में एक से एक हुए थे। गधे तो की बारात वहां बहुत ही पॉपुलर हुआ था गधे की श्री राम में। बारात। बहुत जी जी। जितेंद्र त्रेहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आपको हेलो बोला, बहुत बहुत शुक्रिया हाय ममता जी। त्रेन जी। निखिल जी का कोई ने लिखा है, निखिल ने, मैं शी सेड आप ही रोल करूंगी। आई थिंक उन्होंने त्रिपुरारी जी के लिए लिखा होगा कि त्रिपुरारी जी ने आधे अधूरे को लेकर कुछ कहा होगा कि आप ही ये करेंगी, कुछ ऐसा, इसलिए उन्होंने ये कुछ लिखा है। तो आपने बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर किए और अभी रिसेंटली आप भाभी जी घर पे हैंग कर रही हैं और कॉमेडी कर रही हैं, और कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगी? बहुत मुश्किल, बहुत मुझे मुश्किल है, लगता है कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और मैंने लिटरली बताऊं कि बहुत कम कॉमेडी किया, बहुत ही कम। ये अपना कॉमेडी सर्कस में सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उसमें मैंने एक बार किया था और तब मुझे एहसास हुआ था कि इतना मुश्किल है कॉमेडी करना। और मेरे को ये भी मतलब अपने में ये भी एक भय कह लीजिए, भाभी जी करने गई तो क्या लोग मुझे कॉमेडी में मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे या मैं कर पाऊंगी। इतना टाइम हो गया काजल काम करते हुए, मतलब, लेकिन मैं सच बताती हूँ कि आज भी जब कोई शो का पहला दिन होता है या मैं जाती हूँ तो आज भी अंदर एक डर होता है कि क्या कर पाएंगे, क्या कर पाऊंगी। ऐसा कभी अंदर ऐसा कभी नहीं आया कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो कि अरे, क्योंकि देखिए आप भाभी जी में सारे एक्टर धुरंधर हैं, क्या उनकी आपस में केमिस्ट्री है, क्या वो लोग करते हैं। जबकि उनको, उन लोगों ने वेलकम मुझे ऐसे दिया कि मैं पता नहीं क्या हूं। मैंने कहा भाई ऐसे मत करो, आप लोग तो इतने मतलब मजे हुए कॉमेडी में हो, और मैं तो कभी मिस नहीं करती भाभी जी। अरे नहीं प्रतिमा जी आप क्या बात करिए, लेकिन ये कैरेक्टर भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। और सबसे ज्यादा इसमें जो मेरा लुक है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं कि प्रतिमा जी को कभी हमने इतना मॉडर्न और ऐसे देखा ही नहीं है कभी लुक में। तो मोस्टली दादी, नानी, बुआ, माँ, ये ऐसे ही कैरेक्टर पहली बार, मतलब मैं हैरान हुई कि मुझे भाभी जी के शो में इस रूप में किसी ने सोचा कि प्रतिभा। ऐसे ही एक फिल्म मैंने करी थी गोविंदा जी के साथ, तो उसमें उन्होंने मेरे को मतलब बकायदा ऐसे ही मॉडर्न उसमें सोचा था। और कहने लगे थे प्रतिमा जी जब ये फिल्म में आएगी तो आप देखना लोग हैरान हो जाएंगे। और मतलब क्या बताऊं, मतलब उन्होंने तो मेरे को ऐसे स्ट्रैप के ब्लाउज पहना दिए थे जो मैं कभी जिंदगी में कभी नहीं पहने मैंने। और गोविंदा खुद खड़े थे वैनिटी के बाहर, हम आपको देखना चाहते हैं साड़ी में। वो मैं इतनी वो हो रही, मैं कहा प्लीज मुझे ना बहुत, नहीं नहीं आप देखिएगा आपका पूरा। तो मैंने उनको यही कहा था कि आपने मतलब
कैसे मेरे को ऐसे सोच लिया कि अरे क्यों, एक्टर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो हमें मालूम है आप अभी कर रही, जब कैमरे के सामने आएंगी तो एकदम। तो बिल्कुल बस पानी की तरह होता है, बिल्कुल एक्टर तो एक पानी की तरह है, जिस रंग में डालो वो रंग हो जाएगा उसका। ये तो एक्टर की खूबी है खासकर, और वो एक्टर जो रंगकर्मी भी हो और बहुत उम्दा रंगकर्मी हो, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। आपने इंग्लिश मूवी भी की है, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, उसके बारे में आपका अनुभव, उसके बारे में भी उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मेरे को, मैं बहुत कोई शर्माऊंगी नहीं इस बारे में कि मैं इंग्लिश बोल नहीं सकती, और इसमें कोई शर्म नहीं है मुझे। हाँ, इंग्लिश समझ लेती हूँ, सामने वाला जो बोलो। तो ये एक बड़ा, जब बॉम्बे आ रहे थे, बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स था कि क्या, तो मेरे हस्बैंड ने इसके लिखा कि तुम इसको अपना वो मत सोचो, तुमको बात करने में, बातचीत करने में तुम्हारा ऑरा इतना है कि तुम समझती हो ना। मैंने कहा हाँ मैं समझती तो हूँ। तो इनका, जब सामने वाले ने कोई इंग्लिश में बात करी, तुमने समझ ली, उसका जवाब तुम हिंदी में देना, और तुम्हारी बात में एक ऐसा रॉब है कि सामने वाला। और मैंने ये नोट किया कि मेरे से बात करते थे, मैं सुनती थी, आगे से मैं हिंदी में जवाब देती, तो वो नेक्स्ट लाइन कभी इंग्लिश में मेरे से बात नहीं करते थे, हमेशा हिंदी में ही बात करते थे। तो इस फिल्म का ये हुआ कि डॉली ठाकुर यहाँ पर एक बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है, सभी जानते हैं उनका नाम, एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन उस वक्त इंग्लिश फिल्मों की कास्टिंग करती थी वो। तो हम लोग तब स्ट्रगलर थे, मिलने गए थे एक बार उनसे। तो उन्होंने फिर जब बातचीत करी, उसके कुछ दिन के बाद कॉल आई कि प्रतिमा ऐसे एक इंग्लिश फिल्म बन रही है और तुम आके, JW मेरियट डायरेक्टर आ रहे हैं, मिलो। मैंने उनको वही कहा, मैंने कहा डॉली जी मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। अरे तुम आओ ना मिलने। मैंने कहा मैं आके क्या करूंगी, एक अंग्रेज के सामने क्या मैं ऑडिशन दूंगी, मतलब मुझे तो। कह रही मैं तुम्हें कह रही ना तुम आओ, वो मैं सब देख लूंगी। मैं चली गई वहां पे, मैं गई और मेरी टांगे कहाँ पे, मैंने कहा पता नहीं। और उन्होंने सामने ले जाके उन्होंने मेरे को कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये क्या है, फॉरेनर के, हॉलीवुड के लोग होते हैं, पहले स्क्रिप्ट देते हैं और इतना टाइम तुम्हें मिलेगा, तुम अपना स्कूल में नहीं रट्टे मारती थी, मार लेना तुम, मतलब उसको याद कर लेना स्क्रिप्ट को। मैंने कहा चलो। उन्होंने मेरे को बड़ा मतलब हौसला दिया, मैं भी चली गई रूम में, वहां बैठे थे अपने फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने उनसे मिलवाया कि भाई प्रतिमा है ये, उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, थिएटर की बहुत, ये वो। उन्होंने कहा ओके ओके वेरी गुड। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये अपना हिंदी में करेगी, और आप सिर्फ इसको देख लीजिएगा कि जिस कैरेक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ उसमें सूट करती है। उन्होंने सब उनको बोल दिया कि पहले स्क्रिप्ट दे दीजिएगा, ये याद कर लियो। उन्होंने कहा करिए। मैंने अपना ही कोई कैरेक्टर करके दमदार था, उन्होंने मुझे बता दिया था कि थोड़ा ऐसा वाला कुछ करके दिखा दे, मैंने करके दिखा। डायरेक्टर बड़ा इम्प्रेस हो गया, वो खड़ा हुआ, उसने मुझे किस विस किया, हग किया, यू आर वेरी गुड उसने करा। मैंने अपने मन में कहा भाई अभी वेरी गुड तो कह रहा है, जब इंग्लिश की स्क्रिप्ट मिलेगी तब देखूंगी कर पाऊंगी। तो काजल तुम बिलीव नहीं करोगी, वो तो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पहले पहुंचा दी, मैंने रट्टे मार मार के पूरा याद कर दिया। टाउन में शूट था, पहुंच गए हम अपना शूटिंग के लिए, वहां पहुंचे और मैं तो अपना पूरा तैयार थी ना, आज तो इंग्लिश में सीन करना है। और क्या प्रोफेशनलिज्म होता है उनका, मैं तो हैरान ही हो गई थी देख के। इतना मतलब सीखना चाहिए सच में हमारे बॉलीवुड को उनसे। तो उन्होंने मेरे को ले गए, उन्होंने बकायदा जी मुझे तैयार व्यार करा, और मतलब मैं अपना बैठ गई। थोड़ी देर में आई कि वो डायरेक्टर साहब मिलने आ रहे, मैं भी अपना तैयार थी, मैं कहा ठीक है भाई। उन्होंने कहा हाय प्रतिमा, तो वो हमारी एक ड्रेस डिजाइनर थी, वो साथ में हिंदी में मुझे भी बता रही थी, उनको भी बता रही थी मैं क्या बोल रही हूँ। तो उन्होंने, डायरेक्टर ने बोला कि थोड़ा रिहर्सल करें। मैंने कहा हाँ करते हैं रिहर्सल। मैं अपना शुरू सीन में इंग्लिश में बोलना मैंने शुरू किया, तो डायरेक्टर एकदम से ऐसे कहते नो 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 नो। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने उसको डिजाइन को बोला कि भाई इनसे बोली कि हिंदी में, यू स्पीक हिंदी ऐसे कर। मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो उसको देखा, मैंने कहा मैं तो पूरा तैयार करके इनको बोली मैं तो कर सकती हूँ इंग्लिश में, ऐसे क्यों करे। तो देखिए उन डायरेक्टर ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपका वो जो ऑडिशन देखा था, तो मेरे उसमें पूरा, मैंने वो पूरा सीक्वेंस फिल्म में हिंदी में रखा है, पूरी फिल्म इंग्लिश में होगी, आपका सीक्वेंस हिंदी में होगा, सब टाइटल नीचे आएंगे। मैं ऐसे होगी, मैंने कहा सर मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया है ना। कहते नहीं मैं उससे इम्प्रेस हूँ। ब्रॉथल, बॉम्बे का ब्रॉथल दिखाया था,
तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो यही चाहिए था, मैं पूरी फिल्म में पूरा ब्रोथल हिंदी में दिखाऊंगा, मैं बस ये, और बाकी सब इंग्लिश में हो गई, ये पूरा। मैं बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा, उन्होंने उनको बोला कि इनसे कहो कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हूं इनसे, कि इसलिए मैंने ये सीक्वेंस पूरा हिंदी में रखा है। ऐसे करी वो फिल्म। लेकिन वो पूरे मतलब यूनिट वाले सब मुझे इतना प्यार करते थे, इतना, और सब कहते थे नेक्स्ट टाइम हम आएंगे प्रतिमा, तुमको इंग्लिश सीख के रखना है। मैं कहा जरूर। गए वो लोग 2-3 साल तक तो मुझे कार्ड्स भेजते रहे, क्रिसमस, न्यू ईयर, इतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वही बात की पैशन और डेडिकेशन हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और हरिंदर जी हमसे जुड़ी हुई हैं, और मैं तो, मेरी जो ख्वाहिश थी वही उन्होंने लिखकर भेजा है। बहुत ही बेहतरीन इंसान है हरिंदर कौर बबली जी। लिखती है प्रतिमा जी से गाना जरूर सुनना काजल। काजल, ये तो अभी मैं क्या है ना कि जैसे कहते हैं जी, ना कि आप एक लाइन प्रैक्टिस करते रहें, तो अभी वो गला उतना साथ नहीं देता नहीं है है। सच में। जी। सुनाऊंगी, अभी कुछ बात कर लेते, थोड़ा मूड बना तो सुना दूंगी। जी, जी। मैं ये जानना चाहूंगी, जो हम एक्टिंग करते हैं या थिएटर रंग मंच पे काम करते हैं, स्पेशली यंग लोगों के लिए की तरफ से ये सवाल है मेरे जहन में कि जो ट्रेनिंग है रंगकर्म की, वो कितनी जरूरी है, क्योंकि जो छोटे शहर हैं तो वहाँ पे की सुविधा नहीं है हर जगह। श्री राम सेंटर नहीं है हर जगह, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, जो जहाँ पे इवन कॉलेजेस में भी थिएटर नहीं है, लेकिन वहाँ इतना टैलेंट है। तो क्या आप समझती हैं कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है अगर आपको थिएटर करना है तो? देखिए तो काजल, मैं तो बहुत फ्रेंकली बोलूं, मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। जी, मैंने भी नहीं की। मैंने मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं करी है मैंने। जी, तो मैं ऐसा क्यों बोलूं कि भाई ट्रेनिंग से ये जरूर है कि आप बेसिक अच्छी चीजें सीखते हैं पढ़ाई से, कुछ और चीजें। लेकिन मेरा मानना है कि एक्टिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल चीज है। आप करते हैं, पढ़ाई में आपको तो ये कोई नहीं बता सकता कि कैसे बोलना है, कैसे फील करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन ये आप पे ही होता है। तो मैं ये बोलूं कि भाई ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जरूरी भी है, ठीक है। आप अगर बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रेनिंग के बिना, हाँ, अगर ट्रेनिंग आप नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपको देखिए, अपने 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 शहर में नाटक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फील्ड से जुड़ना, नाटक करते रहना। अगर आप ट्रेनिंग के जरिए उस जगह पर नहीं है तो आप नाटक कीजिए, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उनमें नाटक कीजिए। नाटक करने से आप सीखते हैं। मैंने भी ऐसे ही करा, मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। मैं तो आई सीधा, और मतलब कह लीजिए कि मुझे मेरे को शाह साहब मेरे पहले डायरेक्टर थे। ऐसे तो पीएम शाह साहब। उनको मैं गुरु, वैसे तो सारे ही गुरु होते हैं, लेकिन उनको मैं अपना गुरु ही मानती हूँ। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा था कि भाई मैं एक ट्रेंड लड़की चाहिए। उन्होंने तो ये पूछा, भाई आप बेटा आप गाते हो? मैंने कहा जी गाती हूँ, सुना दो कुछ। तो मैंने सुनाया, उन्होंने कहा ओके। उन्होंने मेरी आवाज को चेक किया, उन्होंने स्क्रिप्ट दी, ये सीन सुना दो। उन्होंने मेरे को समझाया थोड़ा कि ऐसे पढ़ो, ये सीन में ये है, वो सोचते हुए तुम इस सीन को पढ़ो। मैंने पढ़ा तो उन्होंने एकदम से कहा कि भाई ये परफेक्ट है, हम रिहर्सल के साथ साथ इनको तैयार कर देंगे। वहां से शुरुआत हुई। तो मैंने सारे नाटक करते करते अलग अलग रेपेट्रीज में मेरी ट्रेनिंग उनसे चलती रही, मैं वहां से सीखती रही। चाहे वो एलटीजी रेपेट्री थी, चाहे वो डीएटी शीला भाटिया जी थी, वो तो एनएसडी की सीनियर पास आउट थी, तो उनसे सीखा। ओपेरास, तो एक तरह ओपेरास। से वो आपकी ट्रेनिंग ही होती है कि अगर आपके जो डायरेक्टर हैं वो आपको जब प्ले के बारे में एक चीज सिखाते हैं, वो बकायदा बताती थी कैसे बोलना है, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए। वो तो हमें कभी ऐसे टेक लगाकर बैठने नहीं देती थी, पीछे से आती थी और ऐसे ऐसे करती थी पीछे पीछे, डार्लिंग डार्लिंग नो, आपसे टेक नहीं लगानी, पूरा आपका बॉडी पोस्चर एक्टर का ऐसा होना चाहिए सब। तो वो उसको उसको मैं ट्रेनिंग मानती हूँ, बकायदा मानती हूँ। उसके बाद श्रीराम में आए, श्रीराम में बाहर कितने डायरेक्टर्स आए, वो अपनी अपनी तरह के प्ले के पहले जितना प्रोसेस होते हैं उससे हमने बहुत सीखा। और एनएसडी रेपेटरी जाके तो मैंने बहुत ही सीखा, बहुत सीखा। वहां के सारे बड़े डायरेक्टर एनएसडी के सारे आते थे प्ले करने। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है ललकाजी साहब के साथ काम किया, उनसे कितना सीखा। तो मेरे साथ मेरी नाटक करते करते मेरी ट्रेनिंग हुई है।
इतना जरूर कहूंगी कि किताबी मैंने स्टडी नहीं करी है, बाकी तो मैंने सब कुछ अपनी रेपेट्रीज में डायरेक्टर के साथ काम करते 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 सब चीजें सीखी हैं। तो नाटक अगर देखने कहीं से नाटक जी देखने से भी बहुत होता है, आप दूसरे लोगों का काम देखें। मैं तो कहती हूँ जैसे अब आप देखिए टेलीविजन एरिया है या एरा है टेलीविजन, उसमें भी आप समय के साथ साथ एक्टिंग का तरीका बदल रहा है। पहले हम इतना रोते थे, रो रहे हैं, अरे आंसू बहा, आज लड़कियां एक आंसू टपकने नहीं देती आंख से। वो टेक्निक मैं कहती थी यार तुम लोगों के आंसू नीचे क्यों नहीं आता, ये कैसी टेक्निक है जो मतलब ये देखिए आप, मतलब अब ये भी सीखा हमने कि भाई कैसे आपने उस चीज को करना है। तो हर जगह आप सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। सीखने का जो प्रोसेस है वो मरते दम तक कभी खत्म नहीं होता काजल जी, मैं तो इतना मानती हूँ। मैं बिल्कुल आज भी सीख रही हूँ। आज लोग बिल्कुल मेरे को बोलते हैं कि मैं सीनियर एक्ट्रेस हूँ, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी नए शो में जाती हूँ, मैं अपने लोगों को कितना इसमें भाभी जी घर में कितना सीख रही हूँ। सबके पास क्या मतलब उनकी वो है, मिनट में वो इम्प्रोवाइज कर देते हैं, मिनट में मतलब ऐसे कर दे। और सबकी जो एक केमिस्ट्री है, सबका आपस में, कोई किसी को सजेशन दे रहा है तो किसी ने नहीं बुरा माना, किसी के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, किसी कोई पर्सनल नहीं लेता। तो ये सीख तो कभी खत्म नहीं होती। छोटे शहर है, आपके यहाँ अगर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, आप नाटक कीजिए, लोग ग्रुप्स के साथ जुड़िए, थिएटर को पैशन के तौर पे लीजिए, अपने आप वहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कहा आपने कि देखना बहुत जरूरी है। और सीखने की तो और ये करत विद्या है, जितना आप देखोगे, जितना आप काम करोगे, उतना आप सीखोगे। तो हमारे साथ कुछ रंगकर्मी जुड़े हुए हैं रूबरू के, वो यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले रितु जी हैं। रितु जी। नमस्कार प्रतिमा जी। हाय ऋतु। विश्वास नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है। अरे जी। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको आपके रंग को लेके कुछ अड़चनें आई थी। जी, तो ये सच है क्या? क्योंकि हमारे बिल्कुल देश में सच है। गोरा काला बहुत चलता है। देश को तो छोड़ दीजिए, जिस फील्ड में है जी वहां बहुत चलता है। देश को तो आदमी निपट लेता है कि ये तो जिंदगी है, इसमें तो देख लेंगे। लेकिन जब आप ऐसे फील्ड में है और जी। उसका बहुत 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 चीजें मैंने शुरू में यहाँ पर सही है। इवन मैं थिएटर अच्छा। से जब मैंने मन बनाया था कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मुझे वहां के लोगों ने मेरे को इतनी बार बोला था, अरे आप ओ, क्यों जा रही हैं, आपका कुछ भी नहीं होगा, आप में तो कोई ओ, ग्लैमर ही नहीं है, आप में कोई पीआरशिप नहीं है, मतलब रंग भी मतलब सांवला है। तो मैं सबकी सुनती थी, मतलब मैं उससे ऐसे कभी भी नहीं होती थी कि भाई, क्योंकि मुझे अपने काम पर बहुत विश्वास था। अगर मैं बिल्कुल, एनएसडी रेपेटरी जाकर वहां पर अलकाजी साहब मुझे मेन रोल में कास्ट कर देते हैं, तो इससे बड़ा तो और कोई बिल्कुल, मतलब जिंदगी में नहीं मिल सकता कुछ। देखिए ना, मैंने बिल्कुल, सपने में भी नहीं सोचा था कि अलकाजी साहब के नाटक में मैं मेन रोल करूंगी। तो काम पर अगर आपको भरोसा है तो ये चीजें कितनी भी अड़चन बने आपको नहीं। और बिल्कुल। वहां से मैं बॉम्बे आई, मुझे बॉम्बे में भी ये चीजें बहुत ऐसी, ओ, सागर सरदी से मिलने गई मैं, तो उन्होंने मुझे, हम स्ट्रगलर थे, जाते थे तब, उन दिनों फोटोग्राफ्स देने का चलन होता था। आजकल तो अच्छा। ऑडिशन है, उसमें तो हम फोटो, स्टिल हम्म। फोटोज देते थे। तो बायोडाटा लेके जाते थे, बायोडाटा पढ़ते थे। फिर उन्होंने मुझे बोला, सागर सरदी जी ने मेरे मुंह पर बोला, ओ, आपको नहीं लगता कि आपका रंग बहुत काला है, ऐसे बोल, जबकि ओ, मैं बहुत बहुत कालों में नहीं आती हूँ मैं, देखा जाए हाँ, तो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा सर अब ये रंग मेरा काला है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर वाले को तो हुँ, जाके नहीं कह सकती मेरा रंग बदल दो। जी। तो कहने लगी नहीं ये मतलब ऐसा है कि प्रतिमा जी। मैंने कहा सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, स्मिता पाटिल को आपने मतलब हाँ, स्टार बनाया, वो काली बिल्कुल। नहीं थी क्या? हुँ, तो एकदम से उन्होंने मेरा, फिर उन्होंने मेरे को बोला था कि प्रतिमा जी देखिए, मैं इतना जरूर आपको बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपको काम मिलना शुरू हो गया, लोग आपके नाम से रोल लिखा करेंगे। बिल्कुल और सच है। जो सूटेबल कैरेक्टर आप पे होगा, कोई नहीं कर पाएगा वो। और बिल्कुल, ये है आज, अगर मेरे पे बिल्कुल। सूटेबल है तो वो रोल मैं ही करती हूँ, फिर कोई नहीं। क्या बात हाँ, बहुत हुआ, लोग तो ऐसे बिल्कुल। करते थे कि अरे, ऐसे देखते थे जब नए नए जाते थे किसी शो में, तो बाहर शो के और लोग तो जानते नहीं थे, आप जाओ तो वो आपको देखते थे हुँ, कौन आ गई। हम तो ऐसी, देखिए आज भी मुझे, मैं तो ऐसी सिंपल हूँ, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। जी, और मेरे को आज भी नहीं, याद है कि जब मैं आ रही थी तो सिर्फ रंजीत कपूर जी थे जिन्होंने मुझे कहा था
कि प्रतिमा बॉम्बे तुम्हें बहुत बदलने की कोशिश करेगा, तुम्हें हर अच्छा। पल लगेगा कि मैं फिट नहीं हो रही बॉम्बे में, मैं फिट नहीं हो रही, मुझे चेंज होना। चेंज मत होना, वही रहना जो तुम हो, अपने आप मिलेगा तुम्हें सब कुछ। बिल्कुल। और वो बात मैंने आज ऐसी गांठ तब भी बांधी थी और आज तक बांधे हुए हैं, और उसका मुझे फल मिला है। क्योंकि मुझे ये था कि मेरे को अपने काम पे भरोसा था। मुझे एक बिल्कुल एक सीन बिल्कुल। मिले हैं फिल्म में, सब कुछ, मैं कभी ना नहीं करती थी, मुझे करना होता। मैं करूंगी नहीं तो लोग मुझे कैसे जानेंगे कि मैं कैसी एक्ट्रेस हूँ या क्या। और रंग तो ये फैक्ट है कि बहुत आड़े आता है, गोरे रंग वाले, वो चाहे मोटे हों चाहे कैसे हों, उनको वो खूब काम करते हैं। लेकिन ये है कि वो अगर 4 काम कर रहे हैं तो मैं 2 कर रही हूँ, तो 2 में अपना मेरे को संतुष्टि होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे मालूम है कि वो कैरेक्टर लोगों को हमेशा याद रहेंगे और रहते हैं। जी। तो आपका आपकी एक्टिंग देख के जरूर सोच बदली होगी इंडस्ट्री ने। बदली ना हो, लेकिन मेरी सोच पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी लोग बिल्कुल। लोग देख ही रहे हैं कि उसके बावजूद मुझे काम तो मिलता ही। बिल्कुल इसीलिए बोल रही हूँ। शुरू में मैंने कई ऐसे काम है जिनको मना करा। लेक टंडन जी अच्छा। का एक शो था, और क्षमा जलती रही, उसमें उन्होंने बुलाया मुझे, उसमें एक नौकरानी का रोल था, और ओ। उन्होंने मुझे कहा प्रतिमा, मैंने सीधा बोला, मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगी। उन्होंने कहा अच्छा क्यों? मैंने कहा सर मैं नौकरानी का रोल नहीं करूंगी। उन्होंने कहा पर अच्छा। क्यों? मैंने कहा सर बस मेरे को नहीं करना। उन्होंने कहा प्रतिमा जी, आप उसका हम्म प्रोफेशन देख रही हैं, आप उसका ये हम्म नहीं देख रही है कि वो किस तरह का एक्टर है। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगी, मेरे को मालूम हम्म है कि एक बार मैंने ये रोल कर लिया, मेरे पे छाप लग हम्म। जानी है कि अरे भाई ओ। वो सांवली है, वो है, उसको नौकरानी का रंग रोल ओ। दे दो, उसको गाँव वाली का दे दो, ये कर। जी जी तो जी। उन्होंने बोला कि आप कैसी बात कर रही हैं, सविता बजाज आप जानती हैं कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो भी तो सांवली हम्म है। तो मैंने कहा सर क्या हुआ, उनके इतनी मेरी हिम्मत देखिए, क्योंकि मैं हम्म ऐसे रहती थी कि मुझे अपना प्रूव करना है। मैंने कहा सर उनके साथ क्या हुआ, वो बेचारी क्या करती हैं, आज कहाँ है सविता बजाज? वो भी बिल्कुल। बेचारी वो गांव वाली करती रही और नौकरानी करती रही, किसने उनको सोचा? अब उसकी जीत मेरी ये देख लीजिए, ये मेरी जिद की जीत देखिए कि आज हम्म, मतलब भाभी जी घर पे है, मैं क्या रोल कर रही हूँ, जी। क्या बात। क्या क्या बात रोल कर रही है। हूँ। बहुत सो अच्छा इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा। बहुत। सो इंस्पायरिंग। आप लेकिन लेडीज। लेकिन मुझे ये लगता है प्रतिमा जी, जो रंग की जो बात की है आपने, रंगमंच में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्मों में हो सकता है कि, लेकिन रंगमंच में सब बराबर हैं, चाहे राजा बिल्कुल। हो चाहे रंग हो, सब जी। बराबर हो। और ये थिएटर की रंगमंच में ऐसा खूबसूरती नहीं। है, ये आप थिएटर की रंगमंच की खूबसूरती। आप आप रंगमंच की बात देखिए, अंजी प्ले, हम्म अंजी प्ले, जिसमें आप सबने क्या, उसमें मेरे को मैंने कहा सर मैं तो मतलब आप मुझे अंजी दे रहे। राजेंद्र नाथ जी ने भी मेरे को एक बात बोली थी कि प्रतिमा जी, एक्टर अच्छा होना चाहिए, उसकी फिजिक पे कोई ध्यान नहीं देता। आप अगर वो एक्टर अच्छा है तो आप काली भी हैं तो वो आपको आप में खूबसूरत एक औरत को देखेगा। सखाराम बाइंडर देखिए, चंपा, अपने में क्या हम्म बेबाक औरत दिखाई थी, कहते खूबसूरत, उस सखाराम की जिंदगी में ऐसी औरत ही नहीं आई थी। मैं तो यस। सांवली थी, मुझे लगता था क्या। लेकिन उस वक्त एक्टर्स का आपस में वो देखिए कितना एक दूसरे के, सीमा भार्गव कर रही थी लक्ष्मी का, मैं और वो थे। उसने कहा दीदी आप बिल्कुल बेफिक्र मत करो इस बात की। तो मैंने कहा क्यों? कहती अरे वो पूरा अपने को काला कर लेती थी, पूरा काला करती थी अपने आप को, यहाँ से भौएं मिला के अपने को बदसूरत बनाती थी वो। खैर ऐसा नहीं है कि मैं सांवली थी, लेकिन नमक बहुत था मेरे में, ऐसी बात नहीं है। बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत थी मैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी है, मतलब क्या बात कर रही है हाँ, प्रतिभा जी। और शुरू बकायदा से भी बहुत खूबसूरत है। बकायदा थिएटर में बहुत हलचल होती थी, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, लंबे एक नाम नहीं लंबे है। बाल, लंबे बाल थे मेरे, ऊपर से एक्ट्रेस थी तो, हाँ सीनियर थी तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मतलब कुछ, समझ जाइए आगे। जी जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात बात कर रही हैं बातें। हमारे साथ एक और रंगकर्मी है, वो प्लीज जी आप अपना माइक ऑन करिए। हेलो मैम। मैम कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं जो यंग जनरेशन के हैं कि हमें भी थिएटर ज्वाइन करना है। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें सीखने की? थिएटर ज्वाइन करना, बस जाइए, जिस भी आपके वहां पे जो भी ग्रुप है उनसे कहिए हम एक्टिंग करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिए शुरू में, ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे तो रोल नहीं मिला, मैं क्या करूंगी, मेरे को तो कोई लाइन ही नहीं दे रहे, मुझे तो यूं खड़ा कर रखा है मुझे। मैं उन बच्चों को ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा हमने तो ऐसे काम शुरू किया है, हम अपने थिएटर में झाड़ू लगवाते थे लोग हमको, हमने मतलब कचरे में वहां की सफाई करी है, सामान उठाया, बाथरूम धोए हैं हमने।
तो ये अगर इस शिद्दत से आप करोगे तो जरूर सबका होगा। सीखने की जी लालसा है तो बेटा जरूर सीखिए, जरूर थिएटर ज्वाइन कीजिए। और मैम जैसे कि आप श्री राम की रिपेट्री में थी, रिपेट्री में तो नहीं बट मैंने भी श्री राम में एक कोर्स किया था थिएटर का, तो अगर आप हमारे दर्शकों को श्री राम से जुड़ी हुई अपनी कोई अच्छी सी याद या फिर कोई तो इसके बारे में अगर बताना चाहे। श्री राम से तो बेटा सारी अच्छी यादें जुड़ी है, बहुत अच्छे नाटक, सारे नाटक अच्छे, वहीं से मेरी जर्नी के इतने बड़े नाटक जो वहीं से, और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा होता था। और सबसे ज्यादा तो मैं मतलब आपको बोलूंगी कि श्रेय मैं वहां पर अगर किसी को दूंगी तो राजेंद्र नाथ जी को, कि उनमें ऐसा होता था कि वो कहते हैं ना कि उन्होंने वो एक्टर को एक्टर बनाना जानते थे। मतलब आप बिलीव करेंगी, आज के सबको होता है कि सर मैं क्या करूं, सर अभी इसमें मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, और आजकल लोग बता भी दें। हमारे टाइम में राजेंद्र नाथ जी कुछ बताते ही नहीं थे, आते थे, बैठते थे, रिहर्सल देखते थे, और रिहर्सल खत्म होती थी, हम ऐसे उनको कुर्सियां रख के बैठते थे कि आप बताएंगे क्या, वो सर कैसा, मतलब हाँ ठीक है, पर अभी और कीजिए और कीजिए। तो वो और हमें बेचैन करता था कि और क्या चाहते हैं ये और का मतलब क्या है, तो वो हम और को ढूंढते थे, तो उस और को ढूंढने में हम इतने परिपक्व हुए हैं, और वो अंत तक शो तक हमारी कोई तारीफ ही नहीं करते थे। हम परेशान रहते थे यार किसी दिन तो लेकिन जब शो होता था, शो सक्सेस होता था, तब वो आते थे, तब वो कंधे पे हाथ करके कहते प्रतिमा बहुत बढ़िया किया तुमने। इससे ज्यादा नहीं करते थे वो कुछ भी, बस एक स्माइल होती थी, बहुत अच्छा किया तुमने। तो श्री राम के समय की और जितने भी मैं तो कहती हूँ कि सारे एक्टर लगभग वहीं से निकले हैं। तो आपने वहां से मेरे टाइम तक तो एक्टिंग स्कूल शुरू नहीं हुआ था, थैंक यू मैम। वहां पर नहीं हुआ था, बाद में जब मैं एनएसडी रेपेटरी चली गई थी तब वहां पे शुरू हुई थी क्लासेस वगैरह। और आप लोग तो लकी हैं कि वहां पे तो एनएसडी पास आउट सारे लोग वहां पर आके क्लासेस लेते हैं, तो आधा तो आप वैसे ही ट्रेंड हो जाते हैं, क्या जरूरत है। इतना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग जो सीखे हैं वो सब आपको सिखाते हैं वो लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही काजल। जी, हमारे साथ डॉक्टर सरला मेहता जी जुड़ी हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़ी हैं। वो लिखती हैं कि उन्होंने आपके बहुत सारे प्लेस देखे हैं राजेंद्र नाथ जी के साथ के डायरेक्शन में। तो हमारे साथ जो और सवाल पूछना चाहें। देखिए पहले तो मैं जिनका नाम आपने लिया उनको थैंक्स बोल दूं, क्योंकि आज यहाँ हमें कोई पुराने नाटकों को लेके तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे एक अंदर से इमोशनल फीलिंग भी होती है कि आज भी लोग हमें हमारे उन नाटकों से जानते हैं, हमारी याद उनके दिलों में है। एंड थैंक यू सो मच शल्ला जी। राजीव जी, जब आप सवाल पूछ लेंगे तो अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा सवाल पूछने के बाद, नहीं तो इको हाँ बिल्कुल प्रतिभा मैम, पहले तो मैं आपका बिल्कुल वेलकम करना चाहूंगा कि आप रूबरू के ग्रुप में आप आए, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, और आपके इतने जो व्यूज, आपके अच्छे व्यूज हमें मिल रहे हैं। मेरा एक सवाल है मैम, आपने इतने कैरेक्टर्स किए हैं प्लेस में भी और अपने फिल्म्स में भी और अपने इसमें डेली सोप्स में, इसमें सब में आपने प्लेस उसमें कैरेक्टर्स किए हैं। आपका ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसमें आपको घुसने में बहुत दिक्कत हुई, निकलने में बहुत दिक्कत हुई, और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको आपको पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई? वो मैं पूछना चाहता हूँ बस। देखिए निकलने में तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बोलते हैं कि आप निकलने में कैसे, हमसे निकला नहीं जाता, ये मुझे कभी बात समझ नहीं आई लोगों की। हाँ घुसने में थोड़ा मेरे को हाउस ऑफ बर्नाडा एक ऐसा नाटक लगा था कि जिसमें वो कैरेक्टर करना, क्योंकि मेरे को ये जरूर था कि उसमें मेरे साथ जोरा जी भी करी, जोरा सहगल। शुरू में रिहर्सल की थी, लेकिन ये डिसाइड था कि
ओपनिंग शो वो करेंगी, बाकी के शो मैं करूंगी। अब जब मैं रिहर्सल करती थी तो मैं बड़े पकड़ में आ गई, लेकिन जब जोरा जी आई, ऑफ कोर्स इतनी सीनियर एक्ट्रेस और इतनी मंजीवी कलाकारा, जब मैं उनको रिहर्सल करते हुए देखती थी, तो मैंने जो 15-20 दिन अपनी रिहर्सल करी थी, तो मैं तो उनको जब रिहर्सल, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, अरे ये तो बहुत अच्छा कर रही है। मैं डायरी में लिखती थी बैठ के कि हाँ ये इन्होंने अच्छा करा, मैं ये अपने में करूं। तो एक दिन रिहर्सल में अचानक अलकाजी साहब की मेरी तरफ नजर पड़ी। मैं जोरा जी का ऐसे देख के कुछ लिख रही थी, तो उन्होंने मेरे को ऐसे इशारे से बुलाया, इधर आओ। मैं गई उनके पीछे बैठी, मैंने कहा जी सर क्या लिख रही हैं आप? मैंने कहा सर कुछ चीजें जोरा जी बहुत अच्छी कर रही हैं, तो मैं भी उसको। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वही करेंगी जो अब तक आपने रिहर्सल में किया। मैं मतलब तो बाद में उनका कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया कि जोहरा जी जो थी वो एक 80 साल की लेडी थी, तो एक उन्होंने 80 साल की औरत दिखाई कि एक 80 साल की औरत जो है वो कैसे अपनी मतलब 7 बेटियों को संभालती है, उसका बॉडी मूवमेंट और उसका कैसे होगा। और एक मेरी जैसी मतलब पूरे उसमें मेरे बॉडी लैंग्वेज उसमें उन्होंने दो अलग अलग चीजें उसको दिखाई, तब बाद में समझ आया। और मुझे आज भी याद है कि लास्ट की स्पीच मैं बहुत परेशान थी कि मतलब अलकाई साहब क्या करा रहे हैं, अलकाई साहब मेरे से हो नहीं रहा था, क्योंकि हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है। उन्होंने खूब रुलाया, खूब रुलाया, मैं तो अपना वाह, रोने में तो हर कोई माहिर, खूब रो के सीन कर रही हूँ। अचानक उनकी आवाज आती थी, ऐसी औरत कभी रो नहीं सकती, ऐसी औरत कभी नहीं रो सकती, उसको अपनी हवेली की दीवारों में अपना राज छिपा के रखना है, वो दीवारों से बाहर नहीं जाएगी, किसी को नहीं दिखाएगी कि इस तरह की बरनाडा जो है वो रोती भी है। और ऐसे कानों में आवाज आती थी, सीन चल रहा होता था रिहर्सल में, हम अपनी टोन डाउन टोन डाउन टोन डाउन टोन डाउन करती रहती थी, नहीं ये भी ज्यादा है, इसे भी कम कीजिए, नहीं, करते 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 मुझे आज भी याद है लास्ट में उन्होंने बोला था बस यहाँ पानी होना चाहिए और ये कंधे हिलने चाहिए बस उस औरत के। वो भी कंधे ऐसे हिले कि लोगों को ये ना, मतलब ऑडियंस को नहीं, मतलब उसके जो घर आए हैं मातम में, वो भी उस औरत के कंधे ना हिलते देखें। मतलब ऐसा आपको वो कैरेक्टर में मुझे बहुत लगा था कि इतना मैं खिंचा भी जाती थी, लेकिन बाद में जब वो प्ले तैयार हुआ और अंत जब उसका होता था और जो पब्लिक तालियां बजाती थी, तब समझ आया था कि क्या डायरेक्टर चाह रहा होता है और हम कुछ चाह रहे होते हैं। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगी नए बच्चों को कि हर तरह से प्रिपेयर रहिए। कोई डायरेक्टर बताकर आपको हर चीज कराता है, कोई नहीं बताता, तो ये भी तो ट्रेनिंग का प्रोसेस है। ऐसे ही मेरे को चंपा में भी प्रॉब्लम हुई थी। चंपा इज वेरी बोल्ड कैरेक्टर, मैं भले ही थिएटर में सब लोग मुझे बोल, लेकिन इस तरह का कैरेक्टर ना, गाली देना, और ये मैं स्टेज पे साड़ी उतारती थी, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कैसे करेंगी कैसे करेंगे। मतलब अपने आप में सखाराम बाइंडर बहुत बोल्ड प्ले है। तो ये एक दो नाटक ऐसे हैं जिसमें मुझे हमेशा प्रॉब्लम। एक इतिहास सीरियल किया था यहाँ आकर मैंने, सबसे पहला मेरा सीरियल था खबरी, जिसमें किया था मैंने इतिहास सीरियल। तो उसमें मैं तो खबरी नाम ही था कैरेक्टर का, मैं खबरें इकट्ठी और उसके लिए मैं कुछ भी करती थी। अब एक दिन मैं सुबह सुबह पहुंची और मेरे को ऐसा महसूस हुआ कुछ सेट पे कुछ सुर हो रही है। तो मैंने कहा क्या, तो हमारे जो चीफ एडी था वो आया, मैम अभी एक ऐसा सीन है। और मतलब उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां थी शो से जुड़ी वो सब मेरे कमरे में आ रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्यों आ रहे हैं मेरे कमरे में। और डायरेक्टर गोगी आनंद जी बहुत बुजुर्ग थे, वो मेरे रूम के बाहर कुर्सी डाल के बैठे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ परेशानी सी हो रही है सबको। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है, आपने सीन पढ़ा? मैंने कहा नहीं अभी नहीं पढ़ा, मैं तो अभी तैयारी हो रही थी। नहीं एक बार पढ़ ली, हाँ मैंने कहा पढ़ लूंगी मैं, ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं पढ़ लीजिए आप। एकता कपूर जी की जो मासी है वो कॉस्ट्यूम करती थी, तो फिर उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने कहा प्रतिमा जी कुछ ऐसा सीन है, बेड सीक्वेंस है, अनुपम शाम सब जानते हैं उस एक्टर को, तो ये खबरी है, उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ आज सीन है कि उसके साथ हम बिस्तर होती है और वो सीन दिखाना है, और ऐसा कुछ है नहीं सीन में, करना कुछ नहीं है आपको, बस थोड़ा ये पोर्शन आपको दिखाना पड़ेगा। और मैं तो ऐसे हो गई, मैं कहा मैं नहीं कर सकती ये, मैं तो बिल्कुल, वो मेरे को समझा रहे हैं हम ऐसे शॉट लेंगे ये कर। खैर गोगी जी ने, डायरेक्टर ने ये बोला था कि प्रतिमा जी मान जाएंगी तो हम करेंगे,
नहीं तो फिर हम किसी और तरह से, फिर कभी मेरे को फिर भोगी जी आए, प्रतिमा जी आप समझती हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, आप समझती हैं? मैंने कहा सर मैंने आज तक कभी ऐसा कोई सीन नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा, हम सिर्फ ये पोर्शन को रखेंगे, यहाँ तक चादर होगी और उसके बाद जब आप उठ के जाती हैं आप अपनी चादर को कुछ ऐसे करेंगी लोगों को ये आपने अंदर यहाँ तक के सब कपड़े, ये इतना पोर्शन आपका होगा। मैंने किया, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो वो भी करने में, क्योंकि जब कभी हमने किया ही नहीं है तो हम कैसे मतलब चीज, तो ऐसी परेशानियां आती हैं करने में, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। बाकी वो जो आपने पूछा कि निकलने में आपको कोई दिक्कत हुई, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि निकल, हाँ थिएटर में तो वो एक जुनून होता था, तो हर वक्त वो जब नाटक होता था आपके जहन में ही चलता था। मतलब हम ट्रेन में भी जा रहे हैं, हम मैं गाजियाबाद रहती थी, वो 24 घंटे, मतलब मैं आप बिलीव करेंगे कि वहां लेडीज कंपार्टमेंट में एक दो मेरे साथ अपने आप मेरी फ्रेंड्स बन गई थी वहां पर। मैं अपनी धुन में जाऊँ, वो कहती थी तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम कब आके ट्रेन में बैठ गई, कब तुम गाजियाबाद के स्टेशन में उतर। तो मैं उसको बोलती थी हाँ यार हर वक्त कहती नाटक में तुम लोग इतना घुसे रहते हो। मैं कहा अब अलकाई साहब ने कह दिया नहीं आप घर भी जाएंगी तो स्टिक लेकर जाइए, बर्नाडा के उसमें आपको स्टिक लेके चलनी है, नहीं तो आप प्रैक्टिस, ऐसा लगता था नमूना नहीं बन जाएंगे सड़क पे स्टिक लेके चल रहे होंगे। तो कैसे कैसी चीज परेशानी तो होती है किसी कैरेक्टर को जाने में। तो 2-3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मैंने अभी बताया कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी उन्हें करने में। एक एक छोटा सा सवाल और होगा मेरा मैम, आपकी जी। आवाज बहुत ही बेस वाली है, बहुत दस्की, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ही अच्छी आवाज है। आप इसके लिए मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करती हैं या क्या है, मतलब वो मैं पूछना चाहूंगा। देखिए वो एक्सरसाइज तो सारी थिएटर में हो गई, क्योंकि माइक तो होते नहीं थे, हमें बिना माइक के काम करना पड़ता था, और एक गाने में 4 तालियां बजी हम और फाड़ देते थे गले को। तो मतलब ऐसा लगता था अरे हमारी आवाज, मतलब उस वक्त थिएटर सॉन्ग तो आप जानते ही हैं। और मतलब मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रही हूँ कि हाँ उस वक्त थिएटर सिंगिंग में मेरा बहुत नाम था, मैंने कहीं से सीखा नहीं था, मेरे घर में म्यूजिक का माहौल था, मेरे ब्रदर्स गाते थे, तो उस वजह से मैं गाती थी। और थिएटर की अपने सफर में इतना गाया कि वॉइस आपकी ऐसी होगी। हाँ बाद में जाके मुझे यहाँ बॉम्बे आके पता चला कि मैं तो वहां पे हमदर्द की दवाई करती थी, गार्गल, और मतलब दवाइयां खाती थी, गला ऐसा क्यों हो रहा है, गला ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में आके पता चला कि मुझे थायराइड है, मतलब बॉम्बे आके पता चला। तो थायराइड में थोड़ा सा वॉइस ऐसी हो जाती, लेकिन वो मेरा प्लस पॉइंट बन गया। और मतलब मैं लिटरली बताऊं तो मैं बड़े गर्व से कहती हूँ उन लोगों को कि भैया 2 ही आवाजें हैं, एक अमिताभ बच्चन की और एक प्रतिमा कनन की। हमारे साथ अभी बिल्कुल एक सही कहा मैम आपने, अमिताभ बच्चन के बाद आप ही हो मैम। नहीं खैर वो तो महान हस्ती हैं। जी, हमारे साथ एक और रंगकर्मी है, कौन सवाल पूछना चाहते हैं? आई थिंक पंकज या रोहित में से कोई अगर आए सवाल पूछने के लिए, 2 लोग ही रहते हैं, पंकज या रोहित। मुझे जी आप पारी दीजिए। जी जी इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा मैंने सुना बहुत अच्छी कुकिंग भी करती है, इसके अलावा आपको क्या शौक है? कुकिंग का तो मैंने सुना है कि कमाल का खाना बनाती हैं आप। क्या कहेंगी? कई लोग बस होते हैं ना कि ये मैं कहना चाहूंगी, जैसे वर्किंग होते हैं, हम थिएटर करते हैं तो हम कहते हैं घर जाके खाना बनाना पड़ेगा। जैसे अभी आप शूटिंग से आई हैं तो कई बार हम रिहर्सल से आते हैं या शो करने के बाद आते हैं, 9-10 बजे तक रिहर्सल के बाद घर आके घर जाके खाना बनाना पड़ता है, तो कोफ नहीं होती आपको कई बार? नहीं नहीं मुझे नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। मैं आप भी करेंगी 7 बजे की शिफ्ट होती है, मैं 5:30 बजे उठती हूँ, अपना खुद का सब बना के जाती हूँ। अभी लॉकडाउन में देख लीजिए थे जब शूटिंग के कॉल आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और सर्वेंट को बुला लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ही घर आता है सुबह से शाम तक वहीं और काम नहीं करता। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह अपने लिए बनाऊंगी तो बेटा है और हस्बैंड है, मैं करके चली जाऊंगी। और जिस दिन रोज तो रेगुलर शूटिंग होती ही नहीं है, किसी किसी दिन ऑफ होता है, बना के फ्रिज में नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं, थक हार के आओगी तो तुम। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं होता, मैं आती हूँ अगर मुझे पता चलता है ऐसे कोई घर में प्रॉब्लम है, हाँ कोई बात नहीं 2 मिनट रुको बस, मैं अपना फ्रेश होके मैं तो अपना किचन में सब बनाती हूँ। तो ये अरे वाह! कुकिंग मेरा
बहुत शौक है, और दोस्तों के साथ वक्त बिताना। और अगर मेरे को कुछ दिन दोस्तों से मिले हो जाते हैं, मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मतलब अगर आप ये देखिए कि मेरी शूटिंग अगर 8 से 10 दिन रेगुलर हो जाती है, तो मुझे लगता है अब मेरे को घर में रहना है, थोड़ा खाना बनाना है, 2-4 दोस्तों को बुला के, नहीं तो ये तो बहुत हो गया, 10 दिन शूटिंग लगातार हो गई, तो अभी कैसे होगा। तो ये मेरा शौक है। मैंने देखा है क्या लोग भागते हैं उस चीज से, मैं नहीं, जी, मेरे को बहुत शौक। इंस्पिरेशन मेरे लिए भी है। देखिए लिखते हैं कि आप तो कुक को साइड पे रख के खुद खाना बनाती हो, इतना लजीज खाना होता है कि मुझसे पूछो, क्या बात। हाँ, अ, मेरा बेटा मुझे कई बार कहता है कि क्यों रखा हुआ है, इन्हें हटा ही देते हैं। आप घुस जाती है जो किचन में, तो मैं उसको कहती हूँ काट पीट के मुझे दे दे छाँव को। तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ घर में रह के टाइम कैसे पास होगा। मैं बिस्तर पे नहीं बैठ सकती हूँ, मेरे से बिस्तर पे नहीं बैठा। कई लेडीज होती हैं जिनको आदत होती है कि वो अपना बिस्तर पे अपना बैठ के, और मतलब मैं, मेरे को अगर बुखार भी है या मेरी तबीयत भी खराब है, तो मैं थोड़े टाइम, जैसे ही मेरे को लगता है दवाई से थोड़ी बेहतर, मैं तो उठ के खड़ी। मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या कर रही हो, तो अरे मैंने कहा लेटी रहूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी बेकार में, करने दो मुझे। एक सवाल है मेरा चलते चलते, जी। इसके बाद तो गाना आपसे सुनना है, तो चाहे 2 लाइन ही सुनाएं। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज, इतना खूबसूरत डिक्शन, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कभी आप आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं? कभी जुड़ाव रहा है आपका आकाशवाणी के नाटकों से? कभी कभी। बहुत ही मैंने खूबसूरत आपको आवाज बोला है। ना कि जब जब थिएटर करते थे तो बस थिएटर ही करते थे, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। और जब यहाँ आए, अभी यहाँ कई बार सुनते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने कभी डबिंग में ट्राई नहीं किया। मैंने कभी नहीं किया, और कभी मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता है कि यार अगर मतलब इतना इंटरेस्ट जब देखती हूँ मैं, मुझे लगता है यार इतनी सीरीज आती हैं उनमें डबिंग लोग करते हैं, बड़ी बढ़िया सी होती है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। देखेंगे लेकिन मौका मिला तो। अब लेकिन काजल मैंने आपने तारीफ कर दी तो फिर मैं जरूर कोशिश करूंगी। बहुत खूबसूरत आवाज। मैं ये, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आपने सिनेमा से जुड़े हुए काफी लोगों का डिक्शन सही किया है, ये सच जी है ना? जी। कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए जब शुरू शुरू में हम आए थे तो स्ट्रगलर थे, काम तो था नहीं। तो असल में शुरुआत तो डॉली ठाकुर जी के गए थे, तो वहां पे उन्होंने विनोद खन्ना जी को कॉल किया, तब उनकी फिल्म बन रही थी हिमालय पुत्र। तो उन्होंने कहा कि विनोद ऐसा है कि मेरे पास 2 एक्टर बैठे हैं, मैं मेरे हस्बैंड दोनों गए थे, बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसा है कि कोई कैरेक्टर। उन्होंने कहा नहीं कास्टिंग तो सब हो गई है, कुछ नहीं हो सकता, सॉरी करके उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा 2 सेकंड के बाद दोबारा फोन की घंटी बजी, तो विनोद खन्ना जी ने बोला कि डॉली क्या ऐसा हो सकता है कि वो तो थिएटर से हैं क्या, वो ट्रेनिंग करेंगे मतलब। तो उन्होंने कहा, वो डॉली जी ने हमारी तरफ से हाँ बोल दी। उन्होंने कहा वाई नॉट, एक मिनट बात करो। उन्होंने कहा प्रतिमा बात करो, विनोद खन्ना तुमसे बात करो। तो आप सोचिए नए स्ट्रगलर आया, विनोद खन्ना फोन पे बात कर रहा है। तो मैंने कहा हेलो। तो उन्होंने कहा हेलो प्रतिमा जी कैसी हैं, मैं विनोद खन्ना बोल रहा हूँ। मैं कहा जी सर जी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है कि मैं फिल्म कर रहा हूँ हिमालय पुत्र, उसमें जो हमारी सेकंड लीड लड़की है, तो उसको ट्रेन करना है, क्योंकि काफी समय से फिल्म चल रही है, वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, तो अभी थोड़ी सी ऐसी आ गई कि अगर तो। मैंने फटक से मेरे मुंह से निकल गया हाँ, हाँ सर करेंगे। तो उन्होंने कहा डॉली जी को दे दीजिए। उन्होंने डॉली जी को बुलाया, नहीं भेज दीजिए। डॉली जी ने फटाफट हमें वहीं रिक्शा बनाया, अभी जाओ नीचे से टैक्सी पकड़ो ये वो। नीचे उतरे तो मेरे हस्बैंड मेरे पे चढ़ गए, तू यहाँ एक्टिंग करने आई है या एक्टिंग सिखाने आई है। मैं कहा देखो तुम साथ मत छोड़ना, मैंने तो तुम्हारे भरोसे हाँ करी है, प्लीज ऐसे मत करना। हाँ, तो हम पहुंच गए विनोद खन्ना जी के घर, और वहां मिले। मैं विनोद खन्ना जी की बहुत बड़ी फैन होती थी कभी किसी जमाने में, फैन क्या यंग उसमें तो मरते थे हम विनोद खन्ना पे। वो सामने बंदा खड़ा, फिर खैर उन्होंने हमें मिलवाया उस लड़की से। हमने हमने लिटरली उसको 4 दिन में एक सीन के लिए ट्रेन किया। उन्होंने कहा एक सीन होना है, इसने रिजल्ट नहीं दिया तो इसको निकाल दिया जाएगा फिल्म से। तो हमने उसके घर जाते थे सुबह 7 बजे से उसको उस सीन को प्रिपेयर कराने, और मतलब पूछिए मत के हमने। और जब हमने विनोद जी को फोन किया ना कि सर लड़की रेडी है, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, क्या बात कर रही हो, हाँ सर। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं हनी ईरानी जी थी, तो मैं उनको कह दूं आज शाम को आप उनको सीन। मैं कहा हाँ सर आप बोल दीजिए सीन देख लीजिए। अब सारे वहां पे हनी ईरानी, पंकज प्राशर, सब डायरेक्टर थे, सब लोग बैठे, अक्षय खन्ना बैठे, विनोद खन्ना बैठे, सारे बैठे।
हमारी उस लड़की को हमने कहा करो बेटा, उसने शुरू कर दिया। हमने कहा हमने 2 तरीके से कराया सर, आप देख लीजिए, एक विद डांस कराया है, क्योंकि वो डांसर बहुत अच्छी थी लड़की, तो प्रिपेयर हमने उसको डांस के थ्रू कराया था सीन, तो उसने डांस में पकड़ लिया वो सीन। फिर हमने डांस म्यूजिक हटा के उसको डायलॉग कराए, बढ़िया करने लगी लड़की। हमने कहा हाँ दोनों तरफ से दिया। तो सबने तो कंट्रोल कर लिया, हनी ईरानी जी कंट्रोल नहीं कर पाई। वो तो उछल के सोफे पे खड़ी हो गई, कहती व्हाट अ मिरेकल, व्हाट, क्या कर दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया। तो वहां से हमारा वो सिलसिला शुरू हुआ ट्रेन करने का, जबकि हम तो देखिए कहीं से ट्रेनिंग व्रेनिंग लिए नहीं है, पर अपना एक है कि देख के कैसे बच्चे को करना है क्या। उसके बाद थोड़े समय बाद हनी जी ने बुला लिया हमें। हनी जी कहने लगी कि वही ऐसा है कि मेरी फिल्म की हीरोइन है, नई लड़की है, प्रीति जिंटा, वो जो फिल्म थी जिसमें वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मैं कहा तो वो क्या है कि वो चुलबुली तो बहुत है लड़की, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी के बाद उसका बॉयफ्रेंड, तो वो सीरियस नहीं पोर्शन कर पा रही है प्रतिभा, तो क्या तुम कर दोगे। मैंने भी कह दिया, मैं कहा हाँ मैम कर देंगे। करते करते काजल आप बिलीव नहीं करेंगी, देख लीजिए, हमने मतलब प्रीति जिंटा, वो हमारे पुत्र की वो अंजला जावेरी, शाजिया, उसके बाद नम्रता शिरोडकर, हनी जी ने फिर नाम ले दिया शबनम कपूर को कि वो फिल्म बना रही थी पूरब की लैला पश्चिम का छैला, उन्होंने बुला लिया। अनीस बज्मी डायरेक्टर थे, कहने लगे कि एक पोर्शन है जिसमें वो मॉडल है, तो अपना वो पुलिस ऑफिसर की तरह तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन जब भेस बदल के जाना है और गांव की लड़की का करना वो नहीं कर पा रही, वो पोर्शन आप करा दीजिए से। मैंने कहा ठीक है करा देंगे। अब भगवान का बदला आप वो देखिए कि ऐसा होता था, वो तो कमाल हो जाता था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम तो शुरू में उससे हमको खूब पैसा मिलने लगा, और मतलब विनोद खन्ना जी तो हमारे दीवाने, कहते हैं प्रतिमा कनन आप दोनों मतलब ये एक्टिंग डायरेक्टर की कर लेंगे ना फिल्में, तो 1 साल के अंदर आपके पास गाड़ी बंगला होगा। रजत बेदी इन सबको करा, ट्रेंड खूब किया। प्रीति जिंटा तो आज भी ऐसे कभी मिलती है तो यही बोलती है कि ये मेरी गुरु है। क्या बात, तो क्या अब देखिए फिर अचानक एक बार ऐसा मूड में आ गया कि यार वाकई हम एक्टर बनने आए थे, हम टीचर कहाँ बने जा रहे हैं, ट्रेनिंग टीचर। ऐसे तो काम हमारे पर आता जा रहा है, स्टूडेंट्स तो करते ही नहीं थे, प्रोड्यूसर के थ्रू एक एक्टर जो मिलता था उसको हम ट्रेन कराते थे उसी पोर्शन पे जो वो लोग चाहते थे। फिर वो एक थॉट आते ही वहीं हमने कट कर दिया। तभी फिर मेरे पास अनीस बज्मी जी का आया था नो एंट्री में कि प्रतिमा जी ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर है, मैं तो आपको देखता था जब आप ट्रेन करती थी, तो पता था कि आप एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, तो आप करेंगी। मैं कहा जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। ऐसे फिर क्या बात, क्या बात। प्रतिमा जी इतना अच्छा लग रहा है ना आपसे बात करते हुए, ये सच ए पॉजिटिव सोल। ये सुचित्रा जी का मैसेज है, सुचित्रा गुप्ता जी आकाशवाणी से जुड़ी हैं, कला के क्षेत्र में नाम है। लिखती है प्रतिभा जी, याद है आपको दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये नाटक था शायद, दिल्ली ऊंचा सुनती हाँ है, उसके बारे में याद है। प्रतिमा जी अब चलते चलते आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कुछ 2 लाइनें तो हमें जरूर सुनाएं कुछ गाने। बाप रे, ये गाना सुनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। काजल देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 मेरी गजलें मोस्टली मेरे सभी लोगों ने सुनी होती हैं, और अब वो क्योंकि अभी इस फील्ड में आ गए, इसमें गाने का तो कोई काम आप जानती हैं होता ही नहीं है, तो क्या सुनाऊं ये सोचने लगती हूँ। 2-4 लाइनें ही सुनाऊंगी। जी जी जी। याद जब आए मेरी बात, मुझे खत लिखना, आए मेरे ख्यालात, मुझे खत लिखना, याद जब आए मेरी बात, ये तेरे दोस्त, ये महफिल हो मुबारक तुझको, ये तेरे दोस्त, ये महफिल हो मुबारक तुझको, छोड़ दे जब ये तेरा साथ, मुझे खत लिखना, क्या आए मेरे
ख्यालात मुझे खत लिखना, याद जब आए मेरी बात। बहुत खूबसूरत। आप गाना गा रही थी तो एक कमेंट आया कि आपकी आवाज रेशमा जी से मिलती है। बहुत खूबसूरत। एक समय था लोग कहते थे, एक अरे समय वाह, भी, क्या तब मैं बात है। तब वो गाना बहुत गाती थी, बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, हाँ, क्या जीऊंगी बात। मैं कैसे इस हाल में बसूं। तो लोग यही बहुत, कहते थे कि रेशमा से बहुत आवाज मिलती है। ये कितना अभी तो देखा ही खूबसूरत। होगा आप, अभी तो थोड़ा बहुत सा ही, काजल हो जाता है प्रॉब्लम। जी जी जी, बट बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गजल। और थैंक यू प्रतिभा सो जी, मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज थैंक सच यू, ए पॉजिटिव इंटरेक्शन। थैंक यू थैंक यू सो प्रतिभा मच, जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हम अपने दर्शक का बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कल 12 बजे हमारे साथ जो सेलिब्रिटी होंगी, जो शख्सियत होंगी हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, श्री जितेंद्र ग्रहण साहब हैं, जो बहुत सारी फिल्मों से, सीरियल से, आकाशवाणी के नाटकों से, रंगमंच से जुड़े हुए हैं। तो कल सुबह 12 बजे, दिन में 12 बजे ज़रूर हमसे जुड़िएगा। और कल की शख्सियत से, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे हम रूबरू होंगे कल 12 बजे दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, रूबरू के इस पेज पे आने के लिए और रूबरू के मंच पे हुए।